हमारी प्रेरणा के अंतर्गत हमारे साथ हैं एक्शन पीडब्ल्यूडी पंजाब, और उनके जीवन के बारे में हम लोग प्रेरणा के अंतर्गत लेंगे। उनका जीवन कैसा रहा, कैसे उन्होंने अपनी स्टडी की। एक ऐसा व्यक्तित्व जो कि ग्रामीण क्षेत्र से उठ के एक बहुत बड़ी पोस्ट पे पहुंचा। एक पारिवारिक स्थितियों में देखा जाए तो परिवार भी उनका बहुत ही निम्न स्तर का परिवार से उठ के उन्होंने अपने जीवन को एक बहुत उच्च स्तर पर लाकर खड़ा किया। तो इस प्रेरणा में हम लोग देखेंगे कि उनका जीवन किस तरह रहा और वो किस तरह प्रेरित होके और अपने इस पोस्ट पर रहे और अपने जीवन काल में किस तरह उन्होंने अपने सक्सेस किया, अपने आप को सफल किया। तो मेरे साथ हैं सोडी राम बैंस जी, और ये रिटायर हुए हैं पिछले साल एक्शन पीडब्ल्यूडी। तो सर आप बताएं अपना कैसा रहा अपना बचपन, शुरुआत से क्या रहा अपना प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक कहाँ से आपने शुरू किया, कैसे सोचा कि आपने इस लाइन में जाकर अपने कैरियर बनाना है। ऐसा है, मेरा जो जन्म है वो पिंड बैंस, जिला शहीद भगत सिंह नगर में हुआ था 1965 में। और गांव में कैसा उस वक्त के हालात जो है वो ज़्यादा बढ़िया नहीं होते थे एजुकेशन के लिए या काम के लिए। बहुत जो पेंडू लाइफ है वो बहुत निम्न स्तर की होती है। उसमें से हमारे गांव में उस वक्त मिडिल स्कूल था, हमने आठवीं तक की जो शिक्षा है वहाँ से ली। उसके बाद मैट्रिक क्लासेस जो हैं हमने खालसा हाई स्कूल बंगा से प्राप्त की। तो हमारी जो स्टडी या एजुकेशन की जो पोजीशन थी काफ़ी अच्छी थी, हर जगह हम फर्स्ट डिवीज़न में आते थे। तो उस वक्त इंजीनियरिंग को हमने सेलेक्ट किया, हमने डिप्लोमा किया सिविल इंजीनियरिंग में रामगढ़िया पॉलिटेक्निक फगवाड़ा से 1985 में। और कुछ स्ट्रगल करने के बाद फिर गवर्नमेंट जॉब हमने ज्वाइन की अगस्त 1986 में। उसमें बहुत जो जॉब है हमारी बहुत मेहनत वाली थी, उसमें बहुत काम करना पड़ता था। लेकिन हम तो गांव से आए थे, मेहनत करने के काम करने के लिए हम आदी थे। उस पोस्ट पे मैंने कम से कम 25 साल जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे काम किया। बहुत सारे स्टेशन मोगा, लुधियाना, जलंधर, खन्ना, इन जगहों पे मैंने जॉब की। उसके बाद हमारी प्रमोशन हो गई और फिर हम सब डिवीजनल इंजीनियर बन गए। उस पोस्ट पे कम से कम 11 साल मैंने काम किया। तो वहाँ ज़्यादा मैं मोगा में रहा। उसके बाद लास्ट में हमारी अभी 2 साल की सर्विस रहती, तब हमारी प्रमोशन हो गई एज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। तो 2 साल हमने वो करके उसके बाद हम अगस्त 23 में मैं रिटायर हो गया था। तो अपने सर्विस के बारे में बताएं, आप लोग का सर्विस काल क्या था और क्या काम करते थे, आपका जीवन में क्या चलता था आपका। तो जो भी आपका जो सर्विस थी उसके बारे में डिटेल से बताएं। सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया था। सिविल इंजीनियरिंग मीन्स रोड्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग, ये सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आते हैं। उसमें आगे जैसे सिविल इंजीनियरिंग होती है, फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग होती है, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होती है। तो उनका अलग अलग फील्ड है। तो हम सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया, जॉब हम पीडब्ल्यूडी B&R पंजाब में की। तो हमारी जो जॉब प्रोफाइल है, जहाँ हमारा काम होता था कि रोड्स हैं, जो नई रोड्स बनानी हैं, उनकी एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग और उनकी कंस्ट्रक्शन, जो रोड बनी हुई है उनकी खास मरम्मत या स्पेशल रिपेयर करनी, कहीं ब्रिजेस बनाने या बिल्डिंग बनानी है। ये प्रोफाइल था हमारा, जॉब प्रोफाइल ऐसा था कि हमने रोड कंस्ट्रक्शन बहुत की, बिल्डिंगें बनाई, बहुत बड़े बड़े कॉलेज बनाए, ब्रिजेस बनाए। तो हमारा ऐसा प्रोफेशन था कि गवर्नमेंट जॉब जो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट है वो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है। तो उसमें रोड्स, ब्रिजेस और बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस उसकी की जाती है। ऐसा काम हमने सारी उम्र किया। आपकी जॉब जो मेरे ख्याल में जो है जो पब्लिक से रिलेशन में है ना, जैसे कोई रोड बनाना, ये बनाना, तो आपका राजनीतिक का भी आप पर दबाव पड़ता होगा आपके जीवन में।
तो आपको कभी कहीं लगा कि हम लोग राजनीतिक दबाव में या राजनीति के कारण ऐसा कुछ कर रहे हैं, या हमारी सर्विस पे कोई प्रभाव पड़ रहा है राजनीति का, जो हम लोग करना चाहते हैं लेकिन राजनीति कारण नहीं कर पा रहे? तो ऐसा कुछ लगा आपको अपने जीवन में? कि जो गवर्नमेंट जॉब है कोई भी हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो, राजनीतिक दबाव तो उसमें पड़ता ही है, दखल अंदाजी रहती है। दखल अंदाजी तो रहती है, और हमने तो झेली है। हम टेक्निकली जो काम पहले करना चाहते हैं वो बोलेंगे हमने ये नहीं करना, पहले ये करो वो करो, ये रोड तो नहीं ऐसा बनानी, वो ना बनाओ। ऐसा होता है। पॉलिटिकल जो लोग होते हैं वो कोई टेक्निकल तो होते नहीं हैं, वो अपने हिसाब से काम को चलवाते हैं, चलवाना चाहते हैं वो। चाहते हैं। हम कोशिश तो करते हैं लेकिन फिर भी उनका प्रभाव तो हम पे, दबाव जो है वो बना रहता है। समन्वय बनाए रखना पड़ता है कि बिल्कुल। अपने विभाग का और अपने- राजनीति का। अपने अपने समझ है, हमने उनको कैसे बैलेंस करना है। उनको भी नाराज नहीं करना, पब्लिक को भी नाराज नहीं करना, तो काम सबका करना है। इसलिए गवर्नमेंट जॉब करनी है तो उसके लिए खुद भी पॉलिटिकल होना पड़ता है। ऐसा कोई कारण आपको लगा हो कि एक बार कोई ऐसा दबाव आ गया हो, कोई मैं नहीं करना पा रहा फिर भी कर पा रहा हूँ अपने जीवन में, ऐसा कभी घटा होगा? घटनाएं जिंदगी में होती ही रहती है। सर्विस में जैसे आप लोगों का तो बहुत ही, मेरे ख्याल में जैसे आपकी जो सर्विस है, जो राजनीतिक और पब्लिक के साथ ज्यादा रिलेशन है इसमें आपका। हाँ जी, हाँ जी। आपको फेस करना पड़ता है के साथ इसको बैलेंस बना के रखना पड़ता है। जो पॉलिटिकल पोस्टें हैं उनका, और पब्लिक को काम चाहिए, पॉलिटिकल को अपने पॉलिटिक्स के हिसाब से काम करना होता है। इसमें बैलेंस बना के रखना यही कारीगरी है। ये असली कर्मचारी वो है जो इसको अपने बैलेंस बना के और इससे अपने विभाग का काम कर लें, ईमानदारी से काम कर लें अपने को। चलो सर, ये बताएं कि अपना फ्रेंड सर्कल, बचपन का एक फ्रेंड सर्कल होता है, वो कैसा फ्रेंड सर्कल था आपका? और उस फ्रेंड सर्कल में आप लोग अपनी आपको कैसे एंजॉय करते थे, और उसमें से आप लोगों को ये प्रेरणा मिली कि हम लोग इससे निकल के और आगे निकलना है? ऐसा है, गांव में जिस वक्त हमारा बचपन था उस वक्त जहाँ कोई प्लेग्राउंड, जहाँ कोई ऐसा तरह की अकेडमीज वगैरह जो गेम्स के संबंध में होती हैं वो नहीं होया करती थी। वो तो सिर्फ सिंपल गांव में गलियों में हम अपने फ्रेंड्स के साथ खेला कर सकते, इसके आगे कुछ नहीं था। और खेलते खेलते जो फ्रेंड्स हैं, मेरे पास एक ही दोस्त है, चरणजीत बैंस, मेरा बचपन का दोस्त है और आज तक दोस्त है। उसके बिना शायद ही कोई मेरा दोस्त हो, जहाँ ऐसा इतने नज़दीक हमारे कोई और नहीं रहा। नहीं, जैसे हम अपने देखते हैं ना भी, स्कूल में 5 बच्चे पढ़ रहे हैं, 10 बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, तो लोग कुछ क्या गेम खेल रहे हैं, कुछ क्या खेल रहे हैं। एक तो होता है नज़दीकी दोस्त, एक होती है आम दोस्त जिसमें अपने जैसे नहर में नहाना, खेतों में जाना, पशुओं के साथ खेलना, ये ग्रामीण क्षेत्र के खेल होते हैं हल्के फुल्के। क्या आप लोगों ने इन खेलों को भी इंजॉय किया? ऐसा है, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हम पर बहुत ध्यान देते थे। हमारी छोटी छोटी गलतियाँ, बहुत सख्ती, मेरे फादर साहब इतनी सख्ती करते थे, उनको पता था कि अगर ये अभी सही रास्ते पे चलेंगे तो आगे भी चलेंगे, अगर इस वक्त बिगड़ गए, जहाँ किसी गलत रास्ते पड़ गए तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो हमने भी छोटी छोटी गलतियाँ की। गांव से एक बार स्कूल से भागकर हम कहीं चले गए थे, तो मेरे फादर साहब को पता चल गया अभी आज ये स्कूल में मिस मार के कहीं गए हैं, तो हमारे पीछे आए और उन्होंने पकड़ा और इतनी पिटाई की कि वो ज़िंदगी भर याद रहेगी। और पीटते पीटते मेरे को स्कूल में छोड़ के आए और क्लास में भी जाकर पीटा। वो पीटने का उनका मन नहीं होगा, लेकिन हमारे सुधार के लिए, हमें अच्छे रास्ते पर लाने के लिए उन्होंने पीटा, और वो आज तक मेरे को याद है। और उसके बाद हमने कभी स्कूल नहीं छोड़ा, कभी मिस ने मारा। चलो, ऐसा टीचर जो आपको लगता है अच्छा था उस समय, जो आज भी आपको उस टीचर से जैसे लगा कि ये मेरे लिए अच्छे टीचर थे और मेरे से लगाव रखते थे और प्रेरित करते थे? ऐसा है, स्कूल में हम बचपन में थोड़ा पहली, दूसरी, तीसरी और 5वीं तक आते आते मैं मॉनिटर बन गया था। उसके बाद जो मिडिल क्लासेस हमारे गांव में स्कूल जो मिडिल हो गया था, हमने वहाँ पढ़ा। तो टीचर जो है, हमने हमेशा उनके साथ जो हमारे रिलेशन है फ्रेंड्स की तरह रहे, क्योंकि हम टॉपर होते थे, जहाँ क्लास के मॉनिटर होते थे उनके, हम कभी घर से स्कूल जाने के लिए डर पैदा नहीं हुआ कभी, क्योंकि अगर आप सही हो, अपने एजुकेशन में अच्छे हो, तो आपको क्या डर। तो हम बड़े शौक से स्कूल जाते थे और टीचर्स के साथ हम मेरे फ्रेंड्स की तरह रहते थे, और टीचर हमारे
बहुत प्यार करते थे। को एजुकेशन था सर आपका को स्कूल? एजुकेशन स्कूल था। तो जीवन में ऐसा कोई घटना जो किसी लड़की के लिए जा होता है ना, ये हो गया वो हो गया, कोई नहीं, ऐसे? वो ऐसा था कि जो हमारा समय था 1965 में जन्म हुआ है, तो उसके आज जो 20-30 साल है, जब तक जे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जहाँ कोई और सोशल मीडिया ऐसा कुछ नहीं था। और लोगों की जो सोच है ना, तो उस वक्त तो कोई 10-15 इवन की उसके आगे के बच्चे हैं जो लड़कियां लड़के हैं वो इकट्ठे खेला करते थे। उस वक्त जो सोच थी वो बहुत बढ़िया होती थी। वो तो अब जमाना बदल गया है, खराब भी हो गया है, लेकिन उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था। आपने जैसे ग्रामीण में जो भाई बहन की तरह रहते थे हाँ जी, हाँ जी, वहाँ ऐसा अपना कोई व्यवहार होता था भाई ये बहन नहीं का। कि मिडिल तक, उसके बाद हम शहर भी पढ़ने गए थे, तो वहाँ भी ऐसा हमने कुछ देखा नहीं है, कभी फील नहीं किया। तो हमारी तो सोच ही ऐसी थी कि अगर ये किसी डिग्री डिप्लोमे के बिना अगर कहीं इस लाइन से निकल गए तो बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए हमने तो, पंजाबी में एक कहावत है कि सिर सुट के काम करना, भाई हमने कभी ना इधर लेफ्ट राइट देखा ही नहीं। हमने तो एक ही सोच थी कि जहाँ भी पेरेंट्स ने डाल दिया अब इसमें फर्स्ट ही आना है। आपने पेरेंट्स को देखा काम करते हुए धूप हाँ में जी, हाँ जी, धूप में, और हवा ईंटों में में, धुलते में, हुए, तो वो जो घटनाएं थी वो आपके मन में मेरे ख्याल में मन में बैठ गई भी कि हमने ये नहीं हाँ, करना। हमसे होगा नहीं, जहाँ हम करेंगे नहीं। अगर नहीं करना है तो एक ही चीज़ है, एजुकेशन और मेहनत। अगर इन दोनों चीज़ों को मिलाकर आप ज़िंदगी में आपका एम बनाते हो तो नाकामयाबी का कोई मतलब ही नहीं है, तो बंदा ज़रूर कामयाब होगा। तो मेरे को ये बताएं सर कि आपका जो ये तो आपका था सर्विस काल, आपके पारिवारिक परिस्थितियाँ कैसी थी और कैसे परिवार से आप लोग उठ के आए और कैसा परिवार था और परिवार का कितना सपोर्ट आप लोगों को मिला इस तक पहुंचने में, और क्या है आपके परिवार के सदस्य और दूसरे परिवार के सदस्यों में क्या कैसा रहा आपका परिवार? ऐसा है कि गांव में हमारी पोजीशन को इतनी बढ़िया नहीं थी। मेरे फादर साहब वो लेबर में थे, मैसन थे, वो बहुत मेहनत की। उन्हीं की मेहनत का सदका ही है कि हम इतनी बढ़िया पोस्ट पे रिटायर हुए हैं। उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया। अगर वो चाहते तो हमें भी लेबर में ले जा सकते थे, लेकिन उन्होंने, उनकी जो सोच थी कि जो मेहनत या जो दुख तकलीफ़ें हम झेल रहे हैं हमारे बच्चे ना झेलें, इसलिए उन्होंने अपने खुद दुख उठाकर हमें पढ़ाया। और हमने भी पूरी मेहनत की, और जैसे जैसे उन्होंने सोचा था वैसे वैसे हुआ, जॉब मिली। तो मेरे बड़े भाई साहब वो मेरे से बाद में जॉब में आए, तो मैं तो अपने वहाँ परिवार में, जहाँ ख़ानदान में पहला व्यक्ति था जो गवर्नमेंट जॉब में आया था। उसके बाद बड़े भाई साहब वो भी जॉब में आ गए। सिस्टर पढ़ी लिखी थी लेकिन वो हाउस वाइफ हैं, उनकी शादियां हो गई, वो अपने अपने घर में ठीक हैं। तो उसके बाद हम दोनों भाई यहाँ लुधियाना में सेट होकर यहीं रहते हैं। ऐसी कोई घटना जो आपको अभी भी बचपन की याद हो, जो लगता हो कि ये घटना अगर ना घटती तो हम लोग शायद यहाँ तक ना पहुँचते, या ऐसी कोई घटना है जो कि अक्सर होता है ना भी मेरे बचपन में ये याद रहा, मैंने ये किया, तो बचपन की ऐसी कोई घटना हमें बताएं जिसमें आपको लगे कि हम लोगों ने वहाँ से कुछ सीख के हम लोग आगे निकले। ऐसा है, ये तो अपने अपनी सोच होती है। हम जब गांव में रहते थे, प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, जहाँ मिडिल में आ गए थे, उस वक्त हमने सोचा कि अगर एजुकेशन के बिना इंसान इस पिंड की जो पेरीफेरी है उससे बाहर नहीं निकल सकता। क्योंकि गांव में हमारा जो भाईचारा है उसके पास ज़मीन तो होती नहीं है, कुछ ज़्यादा नहीं है। मेहनत और एजुकेशन, ये दोनों चीज़ें ही ऐसी बेस हैं जिनके बल पर आप आगे निकल सकते हैं और बहुत ऊंचाई पे जा सकते हैं। तो वो बात हमारे प्राइमरी क्लासेस में ही मेरे दिमाग में आ गई थी कि ये अगर हम एजुकेशन प्रॉपर नहीं लेंगे तो इसी गांव में रह जाएंगे और यहाँ मिट्टी से मिट्टी हो जाएंगे। तो वो सोच जो हमारे दिमाग में घर कर गई थी, इसलिए उसको मद्देनज़र रखते हमने इतनी मेहनत की कि हर क्लास में फर्स्ट डिवीज़न में आना, कभी टॉप, कभी सेकंड पोजीशन में आना। इसको हमने अपना बना लिया था कि ऐसा अगर नहीं करेंगे तो यहीं रह जाएंगे।
वो चीज़ हमें बहुत दूर तक ले गई। सर जैसे कोई ऐसी कोई स्रोत, ऐसा कोई व्यक्ति जो इससे प्रेरणा मिली हो कि मेरे को ये बनना है, ये वो बना हो तो वैसे बनना है, या मैं ये चीज़ बनना है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में मैंने देखा है, मैं भी एक टीचर लाइन में हूँ, तो उन बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो ये देखते हैं सर आप लोग टीचर हो तो मैं भी टीचर बनूंगा, या ये चीज़ है। तो आपको ऐसा व्यक्ति या ऐसा कोई पात्र जो आपको लगा हो कि मैं उनसे प्रेरणा लेकर मैं ये चीज़ बनी हो मेरे लिए? ऐसा था जब हम मैट्रिक क्लासेस में थे, उससे पहले हमारे गांव के इंजीनियर गुरबख्श राय बैंस, वो एसडीओ लगे थे 1980 के नज़दीक। तो उनके पीछे भागते भागते हमने भी ऐसा ही बनना है। तो उन्हीं की गाइडेंस से ही हम डिप्लोमा किया सिविल इंजीनियरिंग में, और वाहिगुरु की कृपा रही कि हमें नेक्स्ट ईयर ही हम गवर्नमेंट जॉब में आ गए। तो वही हमारे प्रेरणा स्रोत रहे शुरू से एंड तक। वो हमारे डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर रिटायर रहे, तो उनकी वजह से ही हम इस लाइन में आए। चलो ये तो थे आपकी। अब आपके पारिवारिक स्थितियाँ, आपके परिवार में जो सदस्य हैं, आपके बच्चे हैं, उनके बारे में, उनका जो वो आज एक अच्छे पोजीशन पे भी हैं, बच्चे भी आज सब लगभग सेटल है, तो आप लोग उन बच्चों के बारे में आप कैसे सेटल कर पाए, उनमें कैसी प्रेरणा पर कर पाए, वो आपसे क्या प्रेरित हुए? तो वो बच्चे, 2 बच्चे आपके कनाडा में हैं, वो वेल सेटेड है, वो एक बच्चे अपने गंगानगर में हमारे साथ रहते हैं। तो आप लोग उन बच्चों के बारे में बताएंगे भी, इन बच्चों को आपने कैसे प्रेरित किया और कैसे उनको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी उनको? बच्चों के बारे में ये है कि बच्चे यहाँ पढ़ते थे, पढ़ाई करते थे अपने अपने। जो बड़ी बेटी है वो बीए है, ग्रेजुएट है। वो बड़ी थी इसलिए उसकी शादी पहले हो गई, तो अब वो गंगानगर में रहती है। दामाद गुरशरण है हमारे, वो रेलवे में जॉब करते हैं। तो उसके बाद बेटा जो है उसको हमने यहाँ इंजीनियरिंग के लिए वहाँ चंडीगढ़ में एडमिशन दिलाया था, लेकिन उनका जो माइंड था कि यहाँ गवर्नमेंट जॉब की कमी है, भी हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, इसलिए उसने मन बना लिया कि वो कनाडा ही जाएगा, और वो चला गया। उसके बाद बेटी, छोटी बेटी है नेहा, उसने बीटेक आईटी की। तो उसने भी देखा कि यहाँ थोड़ी जॉब की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए वो भी कनाडा चली गई। वहाँ जाकर उसने बड़ी मेहनत की, अब वो पायलट है। तो बेटा भी जॉब कर रहा है, अब वहीं सेट है, वो ठीक ठाक है। ऐसी कोई घटना जीवन की जो आपको लगता है कि ये घटना घट गई है और नहीं घटनी चाहिए थी जीवन में? ऐसी कोई बात जो अपने को ये लगता है कि हमारा ये जीवन इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए था, कभी मन में आया? या कोई घटना ऐसी बचपन की, या अपने जीवन, जैसे मैंने सुना है कि एक जीवन साथी जो होता है वो एक अपना पूरा का पूरा जीवन में उनका सहयोग, उनका प्रेरणा और उनका सहयोग अगर रहेगा तो हम लोग अपने बच्चों को और अपने सभी परिवार के सदस्यों को, अपने परिवार को संभाल पाते हैं। तो उनका क्या भूमिका रही आपकी जीवन साथी के बारे में कुछ बताओगे? ऐसा है, मेरी शादी नवंबर 1989 में हुई थी। हमारी जो गवर्नमेंट जॉब थी वो फील्ड जॉब थी। हम सुबह से लेकर शाम तक बाहर सड़कों पे काम करवाना, ये करना, मतलब जो जॉब के जूनियर इंजीनियर की जॉब है, बहुत टफ जॉब है और बहुत मेहनत वाली है, और फील्ड में रहना पड़ता है। इसलिए जो हमारी वाइफ है जसविंदर कौर, फैमिली को संभालने और बच्चों को संभालने में उनका 100% योगदान है, क्योंकि हम तो फील्ड में रहते थे। तो घर को चलाना और बच्चों को एजुकेशन या उनको संभालना, उनके अच्छे संस्कार देना, सब मेरी वाइफ की वजह से हुआ है, और लाइफ में उनका बहुत योगदान रहा है। बहुत अच्छी पार्टनर मेरे को मिला था। मैं इनको बताना चाहूँगा कि वो भी एक पढ़े लिखे इंसान है, STC BEd की हुई उन्होंने, और मेरे को यहाँ तक नॉलेज है कि वो एक सर्विस भी लग गए थे उस समय। हाँ, टीचर की सर्विस लग गए थे। तो उन्होंने अपने आप को एक बहुत बड़ा त्याग और बलिदान दिया उन बच्चों के लिए, इनके बच्चों के लिए और इनके लिए। क्या वो चाहती तो यहाँ कर भी सर्विस लग सकती थी। उनकी प्रेरणाएं और उनके जो व्यक्तित्व है वो भी एक अलग से ही है, जिसके कारण ये परिवार आज हंसता खेलता खुशहाल परिवार है। तो लास्ट में हम लोग ये बात करना चाहेंगे कि रिटायरमेंट की लाइफ, इंसान जो सर्विस में होता है तो एक अलग से फ्लो होता है जीवन का जीने का, उनका रहन सहन उनका। तो रिटायरमेंट के बाद मेरे ख्याल में ज़िंदगी बदल जाती है अपनी। थोड़ा सा अपन लोग कैसे सेटल हो पाते हैं,
तो आपकी जीवन में आपने अपने रिटायरमेंट का एंजॉय किस प्रकार कर रहे हैं? ऐसा है, हमारा बचपन तो गांव में ही बीता है। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब की वजह से हम इधर उधर शहरों में गए, आकर में लुधियाना सेट हो गए। तो हमारे पिताजी और जो हमारी माता जी है, उनका यही एक सपना था कि हमारे बच्चे, ये जो मेहनत उन्होंने की, भी हमसे अच्छे हो जाएं। उनकी शुरू से ही यही इच्छा थी कि हमारे बच्चे किसी लेबर में ना जाएं, जहाँ कोई ऐसा काम ना हो जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो, भी अच्छे हों। उनकी दुआओं, उनकी मेहनत के सदका ही हम इन इतनी पोस्टों को हम एंजॉय कर सके। अब शहर में सेट हो गए हैं। पिताजी हमारे को जल्दी 2008 में स्वर्गवास हो गए थे, जिसका हमें बहुत दुख है। माता जी हैं, अभी सब ठीक ठाक है, अच्छी सेहत है उनकी, तो उनको संभालना ही हमारी जिम्मेदारी है। तो ज़िंदगी अच्छी है, वाहिगुरु की बड़ी कृपा रही है, दाता की, मालिक की बड़ी कृपा रही है। अच्छी तरह जॉब की, अब हम रिटायर हो गए हैं। रिटायरमेंट के बाद लाइफ एकदम चेंज हो जाती है। एक टर्निंग पॉइंट होता है। जो इंसान 24 घंटे गवर्नमेंट जॉब में बिजी रहता है, वो एकदम से विला हो जाता है। अब उसको काम नहीं होता। फिर भी हम अपने आप को बिजी रखने के लिए कुछ काम ऑफिशियल, कुछ सर्विस प्रोवाइडर की हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जो गवर्नमेंट ऑफिस में लोगों को प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना जो एक्सपीरियंस है उसको यूज़ करके। तो अभी थोड़ा बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बताएं, जैसे बाबा साहब की अपने बात की, हाँ जी, हाँ जी। तो आरक्षण का अपने जीवन में कितना महत्व रहा? आप भी इस कैटेगरी में आते हैं जिसका फ़ायदा हमें अपने जीवन में मिला है। क्या वो आरक्षण के कुछ आपको, जैसे पढ़ाई का अच्छा होना, पास में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो घटती है, और क्या बाबा साहब की जो विचारधाराएं थी या उनका जो रूल रेगुलेशन थे वो आपको प्रेरित मिले या आपको सहयोग मिला उसमें मिलने के लिए? बिल्कुल। देखो, उस ज़माने में गवर्नमेंट जॉब लेना इतना मुश्किल था। पढ़ाई तो, एजुकेशन तो है ही, लेकिन उस वक्त हमारे जो लोग होते हैं ना, पॉलिटिकली भी बहुत वीक होते हैं। पॉलिटिकल कोई लिंक नहीं होता किसी से बात करने के। हम ऐसा नहीं हम किसी को कुछ दे दें या कुछ ऐसा कर दें कि हमें कोई फेवर करेगा, कोई नहीं, ऐसा उस वक्त नहीं हुआ करता था। सिर्फ जो संविधान में बाबा साहब ने हमें राइट दिया है, जो हक दिए हैं, उन्हीं की वजह से हम गवर्नमेंट जॉब में आए, और उन्हीं की वजह से आज हम ये अपने घर में अच्छी तरह बैठे हैं, अच्छी पोजीशन पे बैठे हैं। तो ये उनका आशीर्वाद है। उसके बिना तो बहुत इम्पॉसिबल था, मुश्किल था, ऐसा होना असंभव था उस वक्त। नहीं, तो आप एक ऐसे समाज से आते हैं, आपके जीवन में या आपके लाइफ में जो ये जैसे प्रमोशन में ले लें या कोई अपने साथी कोई ऐसा घात लगा हो कि लो आप तो आरक्षण में आ गए हो, आपने इसको, आपको तो ऐसे मिल गया है, आपको तो ये मिल गया है, तो ऐसी कोई घटना घटी जो जीवन में किसी ने कहा हो, लगा हो? तो कि वो आज के टाइम, उस समय तो बहुत ज़्यादा था ये आरक्षण वाला काम। लोग दूसरे लोग, जो समाज के लोग, तो जिनको नौकरी नहीं मिलती थी, वो चिढ़ते थे इन चीज़ों से। तो क्या आपके जीवन में ऐसा कोई घटना घटी जिससे आप लोग लगे कि भी ये लोगों ने ये इस प्रकार का कार्य किया, या मैंने, हमारे को जो घटना मिली उससे वो लोग चिढ़ रहे हैं, या उनसे किस प्रकार क्यों उनको इससे चिढ़ लग रही है भी हमें ये चीज़ मिली? ऐसा है भी, लोग जो रिजर्वेशन है, जो आरक्षण है, उसका पर्पज़ नहीं समझते। उनको इसका बेसिक कारण ही समझ में नहीं आता। वो तो ऐसे बात करते हैं कि जैसे ये आगे निकल गया, ये हो गया, वो हो गया। अभी पिछले 3000 साल से अगर पढ़ाई का जो एजुकेशन का जो कॉपीराइट है, वो ब्राह्मणवाद के पास रहा है, तो उसको तो कोई पूछता नहीं है। वो 3000 साल में उन्होंने किसी को पढ़ने नहीं दिया, किसी को आगे आने नहीं दिया, तो उसको तो उसकी कोई बात नहीं करता। अब पिछले 10, 20, 50 साल से अगर किसी ने रक्षण के लिए दे दिया है, चांस दे दिया है, तो अब ये रक्षण हो गया। तो जो पहले था वो क्या था? वो पिछले 3000 साल से तो उनको तो पहले आरक्षण मिला हुआ था इसमें। उनको तो 100% आरक्षण था। अभी तो हमारे पास तो 15-20% ही है ना। तो 3000 साल से उन्होंने 100% आरक्षण जो है वो किया, उसका एंजॉय किया, उसको रखा।
लेकिन अब वो हमारे जो 10-15-20% आरक्षण है, अब उस पर क्वेश्चन करते हैं। तो उस 3000 साल की वजह से जो हमारे जो कौम है, जो हमारी ऐसी भाईचारा है, उसको इतना नीचे दबा के रखा। अब उसके बाद अगर जो थोड़ा अपलिफ्ट हो रहा है तो अब किसी को क्या तकलीफ है? सही बात है। ये तो देख उन लोगों को ये मेरे ख्याल में ये नज़र नहीं आता कि उनका जो बेस है, ये पढ़ने वाला है, वो कैसे अपने परिवार में पढ़ रहा है, कैसे उसके माँ बाप अपने मेहनत करके उनको पढ़ा रहे हैं। अब उनके जो दूसरे सवर्ण लोग हैं, उनके तो परिवार संपन्न परिवार हैं, जो भी है, लेकिन अपने परिवार जो के लोग, आप लोगों के परिवार है, वो लेबर क्लास से लेबर क्लास है। देखो जमीन उनके पास नहीं है, कोई साधन उनके पास नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं है। अब इस मिट्टी में से उठकर अगर कोई ऊपर आता है तो उसको किसी को क्या तकलीफ है? नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। जो पहले इन्होंने इतने सालों से जो सारा प्रॉपर्टी पे, एजुकेशन पे, जॉब पे कब्जा कर रखा था, अब उसकी वजह से हमारा समाज तो मिट्टी में दब गया। अब जो उठ रहा है, जो थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो किसी को क्या तकलीफ हो रही है? सही बात है, वो किसी का तो कुछ नहीं ले रहे। आपके जीवन में कभी जातिगत भेदभाव का सामना करने किया आपने कभी, किसी स्तर पे आके, चाहे अपनी सर्विस में या अपने व्यक्तिगत रूप में? नहीं, ऐसा कोई घटना मेरे साथ नहीं हुई। हम अपने गांव में रहते थे, हमारे जो टॉप जिम्मेदार थे, जहाँ ब्राह्मण फैमिलीज रहती थी, मेरे निजी और मेरे भाई साहब और हम दोनों रहते थे गांव में। तो हमारे तो सब मित्र थे और हमें कभी ऐसा कोई पिन पॉइंट नहीं कभी किसी ने किया। हमारे निजी रिलेशन थे तो हमें तो कभी किसी ने किया, क्योंकि तो अपना अपने, अगर आपका स्वभाव है, आपका बोलने चलने का तरीका है, रहने सहने का तरीका है, अगर वो अच्छा है तो कोई आपको नहीं कहता। अगर हम अपने लिविंग स्टैंडर्ड को थोड़ा डाउन कर लेंगे तो दूसरा बंदा उस पर प्रश्न उठाता है। तो आपने पॉलिटेक्निक के जीवन के बारे में, अपनी क्लासरूम के बारे में, जो आपके जीवन जो चला उसमें, जो क्योंकि एक वो अलग सा एक मॉल होता है वहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज का, तो उसमें आपका लाइफ कैसे रही, कैसा आपका कॉलेज रहा? देखिए, जो डिग्री कॉलेज होते हैं या डिप्लोमा कॉलेज होते हैं, इसमें जो बच्चे पढ़ते हैं उनका जो सिस्टम है बिल्कुल स्कूल जैसा होता है। वहाँ पूरे पीरियड लगाने पड़ते हैं, फिर उसका होमवर्क मिलता है, क्लास वर्क के बाद उसका होमवर्क भी मिलता है। हमने 3 साल डिप्लोमा किया तो घर आने के बाद हमें होमवर्क ही इतना मिलता था कि कुछ और खेलने की या ऐसे वैसे को बात करने का समय नहीं मिलता था। हम तो रात को 11-11 बजे तक होमवर्क करके निपटा के दूसरे दिन फिर कॉलेज जाते थे। ये जो डिग्री इंजीनियरिंग हुआ है या मेडिकल हुआ है, इसमें मेहनत बहुत करनी पड़ती है। अगर मेहनत नहीं करोगे तो वहाँ बहुत पीछे रह जाओगे। बिल्कुल, बहुत पीछे रह जाओगे, या डिग्री में अपनी जो परसेंटेज चाहिए वो नहीं। कनाडा में आपका बच्चा गया है, तो कनाडा के जो बच्चे जा रहे हैं, इस टाइम माइग्रेशन हो रहा है यहाँ से बच्चों का, जो वहाँ जाके कर रहे हैं, तो मान लिया जाए कि कल को वो कनाडा सरकार ये कह दे कि भैया जाओ, अपने घरों में जाओ और अपने वापस इंडिया में जाओ, तो उन बच्चों का आप क्या सोचते हो कि उन बच्चों का क्या कैरियर रहेगा इंडिया में आके? और जो बच्चे अब वहाँ जो काम कर रहे हैं, जो अब जो जाने की इच्छुक है वहाँ जाके, तो आप लोग तो इससे थोड़ा सा वाकिफ़ हैं और आप लोग आपके परिवार के सदस्य गए हुए, तो आप बताएंगे उन बच्चों को जो अब तैयारी कर रहे हैं जाने की, वो कैसे रहें और क्या मानसिकता लेके जाएं वहाँ? देखो, ऐसा है, अगर देश तरक्की कर रहा है तो तरक्की किसको कहते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया। बात तो जॉब्स की है। जो बच्चे अब मैट्रिक में हैं, कल को डिग्री करके फील्ड में आ जाएंगे, कितने बच्चे आ रहे हैं, कितनी जॉब्स है हमारे पास, अब उनको कैसे सेटिस्फाई करोगे आप? ये जो सेटिस्फेक्शन की कमी है, इसी वजह से वो बाहर की तरफ जा रहे हैं। अदरवाइज अपना देश, अपना घर, अपना माता पिता, अपना सारा कुछ छोड़ने का किसी का मन नहीं होता। यहाँ उनको तो मजबूरी है, वास्तविकता नहीं मिल पा रही है, जो उनकी जो उनको जो चाहते हैं वो नहीं मिल रहा। अब इतने साल से गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं, जो अब तो निकलती नहीं है, अगर निकलती इतनी कम होती हैं। तो उनके गवर्नमेंट जॉब में जो प्लानिंग चल रही है, जैसे अब पेंशन योजना खत्म कर दी है, वो भी लोग जिसको देखते हैं भविष्य में आगे क्या होगा। नहीं, पेंशन का देखो, पेंशन एक सेकेंडरी इशू है। पेंशन की बात जो है, जो बच्चों पे लागू नहीं होती, वो एक सेकेंडरी इशू है। अब जॉब मिलना वो फर्स्ट है, वो पेंशनेबल है कि नहीं है, वो एक सेकेंडरी इशू है। अब जॉब मिलने की बात है। अब हम पिछले कुछ समय से देखा, यूपी में कुछ कांस्टेबल की पोस्टें थी, अब कितने गुना लोग आए। देखो, कोई 60 हजार थी शायद, कितने 10 लाख 20 लाख इतने कैंडिडेट आ रहे हैं,
तो फिर देश की हमारे पोजीशन क्या है, क्या हालत है कि एक पोस्ट के पीछे कितने बंदे आ रहे हैं। अब 100 में से अगर 1 या 2 को नौकरी मिल भी जाती है तो 95, 98 वो कहाँ जाएं। अब उसकी जो उनका जो मानसिक स्थिति है, उनकी सेटिस्फेक्शन जहाँ नहीं है, तभी वो बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज घर छोड़ के जाने को किसी को दिल नहीं करता। अब पोजीशन ये है कि अब इस वक्त एक पोस्ट के लिए 20-50 बंदे आ रहे हैं, तो जितने बच्चे हमारे लाखों बच्चे अभी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड में गए हैं, अब परमात्मा ना करे अभी किसी वजह से कोई पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा बन जाता है कि उसको डिपोर्ट कर देंगे, सारे यहाँ आ जाएं, तो आप बताइए कि क्या होगा। ये तो बहुत बुरा हाल तो हो जाएगी। बहुत बुरा हाल हो जाएगा। एक पोस्ट के पीछे कम से कम भी 1000 बच्चा आएगा, तो किसको रखो, किसको छोड़ो। अब जिंदगी चलाने के देखिए जॉब तो बहुत जरूरी है, प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, तो काम तो जॉब काम तो है। बहुत जरूरी है। और गवर्नमेंट जॉब के लिए तो हर एक का इच्छा होती है कि गवर्नमेंट जॉब करे। अगर हम जो हमारे इदारे हैं जैसे रेलवे हैं या कुछ और है, अब उसको प्राइवेट करते हैं तो वो तो गड़बड़ हो जाएगी ना। वो अपने हिसाब से वो गवर्नमेंट ग्रेड को थोड़ी देंगे। प्राइवेट अगर कोई जॉब करता है, जैसे उसको सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल ले लें अपने। अब सरकारी स्कूल के उनकी अच्छी जॉब है या पैसा अच्छा है, और वही काम वही कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए 10-12 क्वालिफिकेशन, सेम क्वालिफिकेशन के 2 आदमी है, गवर्नमेंट में जॉब के उसको बहुत मिलता है, और जो प्राइवेट उनका स्कूल में जाता है उसको तो उसको खाने के लिए पैसे पूरे नहीं मिल रहे। पूरे नहीं, परिवार को पालना तो बड़ी दूर की बात हो, तो खुद के खर्चे नहीं पूरे हो रहे। आज का जो जीवन स्तर है वो इतना है कि पैसे की बहुत जरूरत है, और वैल्यू भी नहीं है पैसे की, की। नहीं है। जितना वो जिस हिसाब से वो पैसा देते हैं या करते हैं प्राइवेट, तो प्राइवेट सर्विस भी एक अपने हिसाब से बहुत ही कम है। स्टैंडर्ड लाइफ और स्टैंडर्ड जो पिछले सालों में बढ़ा है, वो अब बढ़ेगा नहीं, घटेगा इसमें इंडिया में तो ना, मेरे ख्याल में। तो बेसिकली देखो जो शहर में है बच्चे पढ़ते हैं, उनके पढ़ाई के खर्चे बहुत हैं। नंबर 2 वो ट्यूशनें करते हैं, रहन सहन उनका, कहीं जाते हैं पढ़ने के लिए। अब गांव में तो ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ तो जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा दिया वही ठीक है, और हम वहाँ पढ़े हैं, लेकिन उसमें इच्छा शक्ति की जरूरत है। अपना उस आपके टाइम का माहौल अलग था। अब तो ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है, एजुकेशन भी उसका ट्यूशन का खर्चा, उसकी स्कूल का खर्चा तो है ही। अगर ट्यूशन नहीं कराओगे तो 100 में से 95 बंदे ट्यूशन पे जा रहे हैं, तो 5 बच्चे क्या करें, वो भी जाएंगे, भी हम पीछे रह जाएंगे। अब एजुकेशन का सिस्टम है, इसको ठीक करने की जरूरत है कि सबको एक सी एजुकेशन होनी चाहिए। चाहे हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, पंजाब बोर्ड, ये खत्म नहीं, एजुकेशन पूरे इंडिया में जो है अपॉर्चुनिटी सेम मिलनी चाहिए, ताकि वो कंपटीशन जाए तो उनको लेवल एक जैसा मिले, है ना, ये भी है। तो गांव में जाने वाले बच्चों को देखो, अगर यहाँ IAS या PCS या कहीं भी जाते हैं, तो जो शहर में बढ़िया एजुकेशन, बढ़िया बड़े बड़े स्कूलों में इंग्लिश में जो पढ़ते हैं उनका, और एक गांव से आए बच्चे का कितना फर्क होता है उनका। तो कैसे कंपटीशन में कैसे जा सकता है। उनका जो पढ़ाई का स्टैंडर्ड है, उनके स्टैंडर्ड है वो बहुत फर्क होता है, बहुत फर्क होता है। तो अगर वो सेम हो तो फिर कोई भी जाए, और मेरे ख्याल में वो लोग ज्यादा उसमें सक्सेस हो पाएंगे ग्रामीण क्षेत्रों में। साइकोलॉजिकली अगर आप देखो, एक बच्चा गांव में है जो ऐसी कैटेगरी में है, अब वो सिर्फ पढ़ रहा है और इस आस के साथ कि हमें जॉब मिलेगी, और उसके बिना उसके पास कुछ भी नहीं है, ना जमीन है, ना जायदाद है, ना कोई और पैसा है, ना कोई फैक्ट्री है, ऐसा तो कुछ है नहीं। अब उसका जो मेंटल लेवल है, वो एक अच्छे घर से कोई बच्चा आता है, उसके कितना डिफरेंस होगा। उसको यही है कि मैं क्या करूंगा। सही बात। अगर एजुकेशन नहीं लूंगा तो उसके बिना क्या करूंगा। उसको अपना परिवार देखेगा, पुराना वो लेवर कर रहा तो मेरे को वहां जाना। में जो दूसरे बच्चे जाते हैं हाई लेवल के, जहाँ अच्छे अमीर बच्चों को, उनके दिमाग में तो कोई ऐसा है ही नहीं है। ना उनको कोई चिंता है, ना कोई फिक्र है, ना उनको पता है कि पढ़ाई नहीं भी हुई तो हम ये कर लेंगे, नहीं हो तो वो कर लेंगे। उसके पास ऑप्शन है, लेकिन उनके पास बच्चों के साथ तो ऐसा है ही नहीं। दो वो जो किनारे, वो इस किनारे पर खड़ा है, या तो बिल्कुल नीचे गिर जाएगा, या फिर तो थोड़े आगे निकल जाएगा। लेकिन पारिवारिक परिस्थितियां उस तरह की नहीं है। बच्चे के जो माइंड सेट जो होते हैं वो तो डिस्टर्ब ही रहता है। अगर ऐसा ना हुआ तो मैं क्या करूंगा। सही।
तो उसकी पढ़ाई के, उसके दिमाग के जो ज्यादातर उसका है, वो इसी सोच में रहता है कि अगर ये ऐसा ना हुआ तो मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ जाऊँ, क्या करूंगा। हाँ, ये सोच है ग्रामीण क्षेत्र के परिवार बच्चों की और शहर वाले बच्चों का, ये डिफरेंस है, ये खाई है बीच, बहुत बड़ी खाई है जो, और उन खाई को ग्रामीण क्षेत्र वाले बच्चों को खाई को निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत करने के बाद कंपटीशन के बराबर आ पाते हैं वो, तो कुछ ही बच्चे होते हैं जी। चलो जी, धन्यवाद। अच्छी एजुकेशन, अच्छे माहौल में, अच्छी फैमिली का बच्चा अगर कामयाब होता है ना बच्चा, तो अगर गांव में आने वाला बच्चा कामयाब, दोनों एक लेवल पे आते हैं, तो गांव वाला उससे 1000 गुना ज्यादा मेहनत करके आया होगा, तब वहां खड़ा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जिन परिस्थितियों से वो निकला है, उसके लिए तो वही बहुत बड़ा कंपटीशन है। वहां से निकल कर बाहर आना ही बहुत बड़ी बात है। इसलिए बहुत मेहनत की जरूरत है। एजुकेशन के बिना कुछ नहीं होगा। बच्चों के दिमाग में ये चीज फिट होनी चाहिए कि एजुकेशन है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं। शिक्षा हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान। ऐसे बच्चों को जो ग्रामीण क्षेत्र में अब रह रहे हैं और निम्न स्तर में रह रहे हैं, उनका लाइफ जो बहुत ही नीचा है, ऐसे बच्चों को क्या प्रेरणा देना चाहोगे? क्या आप उनको बताना चाहोगे कि आप लोग ऐसे करें तो ऐसा हो जाएगा आपके जीवन में? उनके लिए क्या सक्सेस का या सफलता की क्या प्रेरणा है आपके लिए? ऐसा है, दृढ़ इच्छा शक्ति। जो दृढ़ इच्छा शक्ति है वो आपको बहुत ऊपर ले जाएगी। उसी पे अपने जो आपका टारगेट है, सिर्फ उसी को माइंड में रखो, दूसरी बातें सब निकाल दो। अगर आप टारगेट फिक्स नहीं करोगे, दृढ़ इच्छा शक्ति ऊपर जाने की नहीं होगी, तो कुछ नहीं होगा। अब उसको पहले अपने माइंड में सेट करो, अपना माइंड सेट वहां फिट करो कि हमने ये करना है, और उसके लिए कुछ भी करें हम करना ही है। टारगेट तैयार करो, टारगेट तैयार करो। अगर उसके मन में टारगेट ही नहीं होगा तो वो क्या करेगा? हाँ, वो भटकेगा भी, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ। जो भी ऐसा है, मैं जब प्राइमरी क्लासेस में था, मैंने पूरा मन बना लिया था कि मैं अब एजुकेशन नहीं है तो यहीं रह जाएंगे, मिट्टी से मिट्टी हो जाएंगे। और उसको हमने पकड़ के रखा और उसी के लिए हमने काम किया, पढ़ाई की। उसके बाद कोई इधर नहीं, कोई, चलो उस जमाने में तो वाला इतना सिनेमा वगैरह नहीं होता था लेकिन बहुत कम होता था। लेकिन फिर भी अपने आप की जो इच्छाएं हैं ना, उनको कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ोगे। अदरवाइज आपके पास दूसरी कोई ऑप्शन है ही नहीं आगे बढ़ने के लिए। कोई दूसरी ऑप्शन नहीं। आपको उन बच्चों को वहां से निकल के उनको खुद को ही नहीं, उनकी पूरी की पूरी आने वाली पीढ़ियों को चेंज करना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर एक अच्छा बच्चा होता है, वो मान लो कि वो ऐसे स्तर से निकल के एक अच्छे पोस्ट पर पहुंच जाता है, तो उनका नहीं, उनके पूरे के पूरे परिवार की, उनकी जो आने वाली लाइफ है, आने वाला जो परिवार है, वो चेंज हो जाता है। मेरे ख्याल में ये, अगर वो बच्चा ये देखे कि अगर मैं कुछ कर गया तो मेरी परिवार नहीं, मेरा जो लैन है जो घर की, वो बिल्कुल बदल जाएगी। देखो, बाबा साहब की वजह से हम यहाँ तक आए। ऐसा नहीं है कि हमने गांव छोड़ दिया, हम निकल के वहाँ आकर बैठ गए, ये कोई टारगेट नहीं है। अगर हम अपने गांव के बच्चों को उसके लिए प्रेरित नहीं करेंगे, जहाँ उनकी कोई हेल्प नहीं करेंगे, तो फिर हमारा अकेले का ऐसा ऊपर जाना, जहाँ ऐसा करना कोई मैंने नहीं रखता। हमें उनको कोऑपरेट करना चाहिए, उनको गाइड करना चाहिए, जितनी भी हो सके उनकी हेल्प करनी चाहिए। मेन बात है कि उनको रास्ता दिखना चाहिए, रास्ता दिखाना चाहिए। हाँ, ये रास्ता है भैया, ये कर लेगा तो ये हो जाएगा। बाकी जो अगर उनको आर्थिक जरूरत है, तो अपने पास इतना होता है कि अपने उनकी आर्थिक स्थिति को कुछ तो तौर पे आप सोशली जितना भी उनकी हेल्प करनी है वो करनी चाहिए, तभी बाबा साहब का जो सपना है वो पूरा होगा। ऐसा नहीं है भी 100 में से 10 बंदे डेवलप करके ऊपर चले गए तो ऊपर ही चले गए, फिर पीछे मुड़ के किसी को देखा ही नहीं है। ये बात सही नहीं है। आजकल जो एक अलग सा ही ट्रेल चल गया है अभी, उम्मीदकारवादी, ये वादी, वो मेरे ख्याल में वो मेरा व्यक्तिगत जो जहाँ तक है कि वो एक अम्बेडकर के जीवन को नहीं समझ पा रहे। जो लोग एक अलग रास्ते पे ले जा रहे हैं,
बल्कि उनको मेरे ख्याल में जैसे जो निम्न स्तर के बच्चे हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनकी उनकी क्लासेज लगवानी चाहिए, उनके स्पेशल उनकी कोचिंग करवा देनी चाहिए, या उनकी गाइडलाइंस वगैरह उनको दरानी चाहिए। ये काम करना चाहिए अपने समाज के लोगों को, ना कि रैलियां करवा लो जी, इकट्ठे कर लो जी। वो ये मेरे ख्याल में अब आजकल ये चल रहा है ट्रायल भी, ये कर लो जी, आप सामाजिक तौर पर ये कर लो। समाज में उम्मेदकारवाद अगर आपने लाना है तो उनको शिक्षित कर दो। सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। सिर्फ रैलियां मुजाहरे ये करने से काम नहीं चलेगा। जब तक आप उनको साथ लेकर नहीं चलते तब तक कुछ नहीं होगा। अम्बेडकरवाद है वो ऐसा नहीं है कि कोई 100 में से 10 बंदे जॉब पे लग गए और वो निकल गए, पीछे मुड़ के अपने गांव की तरफ देखा ही नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके अपने स्तर के धन्यवाद। आपने अपने जीवन के बारे में इतना कुछ बताया। आशा करते हैं कि आपकी ये जीवन की जो यात्रा है, आपके जीवन का कार्यकाल है, उससे प्रेरणा लेके आप जब जो नए बच्चे हैं, शायद कोई बच्चा इनसे प्रेरणा लें और एक अच्छी पोस्ट पे पहुंचे।